लास्ट टाइम हमने सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था, इसमें मुझे एक करेक्शन करना था। आई सेट कि कोरिलेशन को हम लोग यूज करते हैं प्रिडिक्शन में, विच इज नॉट करेक्ट कंप्लीटली। स्टैटिस्टिक्स में वी यूज रिग्रेशन, पर्टिकुलरली इन स्पेसिफिक रिग्रेशन को हम यूज करते हैं फॉर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो कोरिलेशन हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग कि हमको प्रिडिक्शन आगे करना है कि नहीं करना है। बट अगर हमको प्रिडिक्ट करना है कुछ भी बेस्ड ऑन डेटा या कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे, हम लोग रिग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, ये करेक्शन था लिटिल। फिर वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। नेगेटिव में ऑपोजिट होता है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। फिर लीनियर कोरिलेशन में हमने स्टडी किया था, जो भी ग्राफिकली लीनियर स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, मतलब एक कांस्टेंट रेशो फॉलो करेंगे, उसको हम लोग लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। फिर नॉन लीनियर कोरिलेशंस क्या हो जाएंगे? जो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर ग्राफ्स फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कोई, अगर लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो एक कोई कांस्टेंट रेशो या कांस्टेंट स्लोप भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, नॉन लीनियर में। सिंपल कोरिलेशन क्या है? जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में ही रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। मल्टी कोरिलेशन क्या है? जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं। फिर पार्शियल कोरिलेशन क्या है? पार्शियल कोरिलेशन हम दो वेरिएबल्स के बीच में ही स्टडी कर रहे हैं, बट अगर कोई और वेरिएबल है जो उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, उसको हम कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम वी आर मेकिंग श्योर कि थर्ड वेरिएबल वो दो वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं करे। ठीक है, ये हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो मैं क्विकली रिकैप कर रही हूँ, और किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हमने पढ़ा था एक परफेक्ट कोरिलेशन होता है। ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन मतलब सेम प्रोपोर्शन से चेंजेस आएंगे। पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन मतलब दोनों सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करेंगे या दोनों सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज करेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है? सेम प्रोपोर्शन से ही चेंज होगा, बट एक वेरिएबल बढ़ रहा होगा और दूसरा वेरिएबल कम हो रहा होगा। तो पॉजिटिव परफेक्ट परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? +1 से डिनोट होता है, और नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन -1 से डिनोट होता है। जीरो कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वैल्यू जीरो आएगा। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब +1, 0 और -1 को छोड़ के उन सबके बीच में जो भी वैल्यू आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन है डेटा के बीच में। उसको भी हमने क्लासिफाई करके रखा है, टेबल देखा था हमने, हाई, मॉडरेट, लो, ये सब टाइप्स होते हैं आगे। फिर हमने मेथड्स डिस्कस किए थे, मेजरमेंट कैसे करेंगे कोरिलेशन की, हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अभी मेजर कैसे करना है कि कितना डेटा रिलेटेड है, क्वांटिफाई कैसे करेंगे उसको। फिर हमने एक मेथड पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था हमने डिटेल में, स्कैटर डायग्राम्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने कि ग्राफिकली हम कैसे बता सकते हैं डेटा कैसे रिलेटेड है। तो हमने इसमें टाइप्स पढ़े थे। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, +1। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फिर अगर सिंपल पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करेंगे हम लोग, परफेक्ट नहीं, सिंपल मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो उसमें दो केसेस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और वीक पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में वो लीनियर लाइन के पास ही डेंसिटी रहेगी डेटा पॉइंट्स की, तो हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग उनके बीच में रिलेशनशिप है। अगर वो स्ट्रेट लाइन, जो ये इमेजिनरी लाइन है, पॉइंट्स कभी भी जोड़ने नहीं है हमको। ठीक है, जब भी हम स्कैटर डायग्राम्स करेंगे सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने रहते हैं, उसको हमको लाइन से ज्वाइन नहीं करना रहता है। बट अगर एक इमेजिनरी लाइन लगाऊं मैं जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को डिनोट करती है, तो उसके आसपास डेंसिटी कैसे है, स्कैटर्ड कैसे हैं पॉइंट्स, उससे मैं बता सकती हूँ आइडिया कि पॉजिटिवली कितना, मतलब रिलेशन कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है। जितने पॉइंट्स दूर दूर होंगे उतने वीक, जितने पास होंगे उस लाइन के डेंसिटी ज्यादा होगी उतना स्ट्रांग। वैसे ही सेम नेगेटिव के केस में है। नेगेटिव में हमने पढ़ा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, तो अगर मैं ये इमेजिनरी लाइन के आसपास देखूंगी, पॉइंट ज्यादा पास पास है, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो स्ट्रांग हो जाएगा वो रिलेशन। अगर दूर दूर है तो मैं बोलूंगी कि वीक है रिलेशन। ठीक है, फिर हमने कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लिए थे स्कैटर डायग्राम के। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है? अभी फ्रेश चालू होगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था।
किसी को कोई डाउट्स हैं इसमें? नहीं। ठीक है, तो बुक में से हमारा एक टॉपिक पेंडिंग था, बिफोर आई स्टार्ट कार्ल पियर्सन, विच इज इन यूनिट 7. यूनिट 6 में एक पोर्शन है जो हमको कवर करना है, डेफिनेशंस ही हैं, थ्योरी पार्ट है. ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. बेसिकली दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट अदर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, देयर आर वेरियस other methods of correlation as well that will be discussed in the present section of this unit. First है partial correlation. ये हमने शायद डिस्कस किया है अभी. पार्शियल कोरिलेशनशिप में क्या होता है, सपोजिटली एक्स वेरिएबल है, ठीक है, ये कोई एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है. हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई एक थर्ड वेरिएबल है जेड जो इनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, पार्शियल कोरिलेशनशिप में इस वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, कि इसका इफेक्ट नहीं आ पाए और मैं सिर्फ एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको ही स्टडी कर पाऊं. तो इन पार्शियल कोरिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज स्टडीड बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेरिएबल. मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी कि इसका इफेक्ट नहीं आए इनके रिलेशनशिप में, ताकि सिर्फ मैं प्योरली इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी कर पाऊं. फॉर एग्जाम्पल, if we are studying the relationship between emotional intelligence EQ and self concept of adolescents, ये दो variables हो गए, self concept and intelligence, emotional intelligence, we may partial out or control the third variable, for instance family environment. तो जो family environment का effect होगा EQ पे या self concept पे, उसको हम लोग पार्शल आउट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सो दैट सिर्फ मैं EQ और सेल्फ कॉन्सेप्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको प्योरली स्टडी करूँ. ठीक है, वो जाएगा पार्शियल कोरिलेशन. फिर पार्ट कोरिलेशन क्या होता है, इन दोनों में ध्यान से देखना है, ये पार्शियल है ये पार्ट कोरिलेशन है. अभी इसमें फर्क देखते हैं क्या होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी पार्शियल कोरिलेशन. ठीक है, this is in a way similar to partial correlation, but here as the correlationship between two variables is studied, the influence of third variable on one of the variables is controlled. तो इसमें क्या कह रहा है कि मैं z को दोनों पे, जो z का जो x और y पे इफेक्ट आ रहा है उन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगी. मैं आइदर x पे उसका इफेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी या फिर y पे इफेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, दोनों पे नहीं करूंगी. तो इसीलिए उसको बोला है सेमी पार्शियल कोरिलेशन. ठीक है, टेकिंग द एग्जांपल डिस्कस्ड अंडर पार्शियल कोरिलेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट only on emotional intelligence is controlled and not on self concept. ये दोनों क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पार्शियल कोरिलेशन और पार्ट कोरिलेशन में? दी एक बार पार्ट कोरिलेशन दोबारा बता दो. द मेन कंफ्यूजन इज कि अब जैसे पार्शियल में हम सिर्फ क्या कहते हैं फैमिली एनवायरनमेंट को ना देखकर हम EQ और सेल्फ कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, पर जब हम पार्ट कोरिलेशन की बात करते हैं तो जो थर्ड वेरिएबल होता है जैसे कि Z, तो उसको हम मतलब हटा देते हैं या कंट्रोल करते हैं, ऐसा कुछ है. आई गेस एग्जाम्पल से समझाती हूँ. देखो, सपोजिटली मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, स्लीपिंग आवर्स एक मेरा वेरिएबल है ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरा हो गया DV डिपेंडेंट वेरिएबल. ये दो वेरिएबल्स के बीच में मैं कोरिलेशन स्टडी करने की कोशिश कर. ठीक है, तो मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया, मैंने IV देख लिया कौन कितना कितना सो रहा है और DV पे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस देख लिया. ठीक है, सपोजली ये मेरा हो गया X वेरिएबल और ये मेरा हो गया Y वेरिएबल. अब इन दोनों के बीच में मैं रिलेशनशिप कोरिलेशन स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा स्लीप ज्यादा कम होने से DV पे क्या फर्क आता है, कितना आपस में दोनों रिलेटेड है. बट कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो इस चीज को अफेक्ट कर रहे हो सकता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की हो, ठीक है, स्टडी नहीं की है, तो मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, पढ़ाई नहीं है उसने, है ना. तो मैं अभी ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको
ये सपोजली ये थर्ड वेरिएबल हो गया कि कितने वो पढ़ाई करा कि नहीं करा, उस पे मेरा इफेक्ट आ जाएगा इस चीज पे कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं अब पार्शियल कोरिलेशन में क्या करूंगी कि मैं जेड का इफेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो ये सारे जिन बच्चों का डेटा रिकॉर्ड कर रही हूँ उनको मैं अच्छे से पढ़ा लिखा रही हूँ, ताकि ये जो मेरा वेरिएबल है वो मेरे अफेक्ट ना करे इस रिलेशनशिप को। तो मैं किसी भी तरह से जब रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करता है थर्ड वेरिएबल को, ताकि उसका इफेक्ट इन दोनों के रिलेशनशिप पे ना आए, उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ना आईवी पे इफेक्ट आए उसका, ना उसके स्लीपिंग आवर्स पे इफेक्ट आए, ना उसके डीवी पे इफेक्ट आए, ना उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आए। ठीक है, तो मैं जब जेड का कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि ना एक्स पे इफेक्ट आए ना वाई पे इफेक्ट आए, तो मैं उसको बोलूंगी पार्शियल कोरिलेशन। बट पार्ट सेमी पार्शियल कोरिलेशन में जैसे वर्ड बोल रहा है सेमी, या तो मैं एक्स पे ट्राई करूंगी उसका इफेक्ट ना आए या वाई पे ट्राई करूंगी, दोनों पे नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सिर्फ एक पे ट्राई करूंगी कंट्रोल करने का इफेक्ट। उसको उन्होंने बोल दिया पार्ट कोरिलेशन, कि दोनों वेरिएबल्स पे इफेक्ट नहीं कंट्रोल कर रहे हो, सिर्फ एक पे ही कंट्रोल कर रहे हो, आइदर स्लीपिंग आवर्स पे या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, ये जेड का इफेक्ट। समझ गए? यस दी क्लियर। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है? क्लियर मैम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन इजी है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या बोलता है? इन मल्टीपल कोरिलेशन वन वेरिएबल इज कोरिलेटेड विद मेनी अदर वेरिएबल्स। ठीक है, एक वेरिएबल मतलब टू और मोर वेरिएबल्स बोल सकते हैं आप यहाँ पे, कि टू और मोर वेरिएबल्स का हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, self concept will be correlated with various other variables like EQ, achievement, motivation, quality of life and so on। ठीक है, तो जब मैं एक वेरिएबल का स्टडी कर रही हूँ टू और मोर वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप, तब उसको बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। आगे विसरल कोरिलेशन क्या होता है? किसी को आइडिया व्हाट इज डाइकोटोमस वेरिएबल? ये क्या होता है डाइकोटोमस वेरिएबल? किसी को आइडिया व्हाट इज डाइकोटोमस वेरिएबल? दी फर्स्ट टाइम नेम सुना है। हाँ, डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी सिर्फ दो ही वैल्यू ले सकते हैं जो वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, यस और नो। ठीक है, हेड, टेल। तो दो वो वेरिएबल्स जो सिर्फ दो वैल्यूज ले सकते हैं, आइदर और, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल्स, फीमेल मेल। ठीक है, ये क्लियर हो गया टर्म डाइकोटोमस वेरिएबल क्या है? ये क्लियर होना चाहिए, वरना आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी डेफिनेशन पढ़। विसरल कोरिलेशन क्या बोलता है? इन विसरल कोरिलेशन द रिलेशनशिप इज मेजर्ड बिटवीन अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? और दी कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे कि आपने उस दिन क्लास में बताया था, जैसे कंटिन्यूटी सीरीज हम 0 to 10 या 10 to 20 या 20 30 जैसे सीरीज होती है, तो दैट इज कंटिन्यूअस। दैट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? जैसे 1, 1.1, 1.2, तो मैं 1 के आगे 1.12 ये कॉन्टिन्यूशन में ले सकती हूँ वैल्यूज को। मैं 3 डेसिमल्स तक भी डिफाइन कर सकती हूँ, मतलब मेरे पास सारे वैल्यूज हैं 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा है। ठीक है, ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, बीच का कुछ वैल्यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल दूं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का, हाइट। हाइट के कितने कॉन्टिन्यूशन में रहता है ना? 5 फीट 1 इंच, 5.2 या 5.25 कॉन्टिन्यूशन में रहते हैं नंबर्स, कुछ गैप नहीं आता है बीच में। वैसे ही वेट हो गया। डिसकॉन्टिन्यूस का एग्जांपल, डिसकॉन्टिन्यूस को कोई एग्जांपल दे सकता है? डिसकंटिन्यूअस का हम हाइट का भी ले सकते हैं, जैसे किसी की हाइट 5 है। नहीं, वो हाइट कॉन्टिन्यूस होती है, 5.1 भी आएगी, 5.12 भी आएगी, 5.125 भी आएगी।
तो डेसिमल के बाद भी अच्छा। चीज तुम्हारे पास नंबर्स रहेंगे। एज एज नहीं, एज एज भी कॉन्टिन्यूस ही आएगी ना, 1 ईयर 5 मंथ्स 6 मंथ्स 1 डे 2 डे, आवर्स में भी बोल सकते हैं बल्कि उसको तो। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस का कोई एग्जांपल बताओ। दी वर्किंग आवर्स। वो भी मिनट सेकंड सब होता है। A sleep cycle, maybe. स्लीप साइकिल, आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Like sleeping hours. मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो सिर्फ कुछ वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकता है, कॉन्टिन्यूशन में वैल्यूज नहीं ले सकता। मेल फीमेल, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, बीच का मतलब नहीं बोल सकते ना, वैसा जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकता है। जेंडर, मतलब जेंडर एक एग्जांपल है। और एग्जांपल बताओ, आइडिया लग रहा है कुछ की? Babies is in babies is baby cage, baby's age. एज, हाइट, वेट, दे आर कॉन्टिन्यूस, मतलब हम लोग मिनट घंटा सेकंड सब में बता सकते हैं, तो नंबर्स चलते रहेंगे। डिसकंटिन्यूअस वो होगा जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकता है। कोई भी काउंटिंग, Number of students, number of planets. हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं नहीं बोल सकती ना, 1.5 होते हैं, 1.5 स्टूडेंट होते हैं, ऐसे नहीं बोल सकती। या तो 1 होगा या तो 2 हो गए या तो 3 हो गए, 1.5 तो स्टूडेंट कुछ नहीं होता ना। तो ऐसे वाले जिनके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं या स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यूज ही होती हैं, उनको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। और बाकी जो कोई भी वैल्यूज ले सकता है कॉन्टिन्यूशन में, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। ये क्लियर है? अभी तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो तुम ऐसे बोलोगे ना, 1 है या तो 2 है, 1.5 तो नहीं बोलोगे कभी, या 2.5 बच्चे हैं मेरे, नहीं बोलोगे ना। तो वैसे वो सब हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे हाइट, वेट, एज, टाइम, ऐसे सब चीजें जो कॉन्टिन्यूशन में चलते रहते हैं। आप किसी भी टाइम पे बता सकते हो कि अच्छा 1.5 मिनट हुआ है, 2.5 मिनट हुआ है, या 1.555 सेकेंड हुए हैं, ऐसे माइक्रो सेकेंड में भी बता सकते हैं। क्लियर है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? यस। Yes, ma'am. पक्का क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो सारे वैल्यूज ले पाए उसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, जो सारी वैल्यूज नहीं ले पाए, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले पाए, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज ले पाए। चलो, जब हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, एंड आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल। अभी डाइकोटोमस में इन्होंने आगे 2 क्लासिफिकेशन कर दी हैं कि एक हो गया आर्टिफिशियली, एक हो गया नेचुरली। ठीक है, आर्टिफिशियली में एग्जांपल देखते हैं। A dichotomous variable is a variable that can be characterized into 2. For example, socio-economic status could be high or low. अभी जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो तो हमने खुद क्रिएट किया हुआ ना, ये क्लासिफिकेशन। ये ऐसे कोई नेचुरली एग्जिस्ट तो करता नहीं है कि हाँ पैदा होते ही कोई हाई और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्लासिफाई हो जाता है। दिस इज समथिंग विच हैज बीन आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, तो इसको बोल दिया है कि आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, अभी मेल फीमेल, these are naturally existing dichotomous variables, तो gender is a natural dichotomous variable. इनकम हाई लो वो हो गया आर्टिफिशियली क्रिएटेड। एग्जाम्पल देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ विसरल कोरिलेशन वुड बी रिलेशनशिप बिटवीन अचीवमेंट मोटिवेशन एंड हाई और लो EQ। ठीक है, उसने बोला कि एक वेरिएबल है मेरा अचीवमेंट मोटिवेशन, और दूसरा जो आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल है वो क्या है मेरा EQ। और EQ को मैं डिफाइन कर रही हूँ 2 वैल्यूज में, किसमें, एक हाई और लो में। Here achievement motivation is a continuous variable and EI is a variable that is artificially dichotomous. ये क्लियर है? ये चीज क्लियर होगी तो ये आगे सब समझ आएगा। तो बताओ। दी एक बार आर्टिफिशियली डिकोटोमस का मतलब बता दो दोबारा।
आर्टिफिशियली डिकोटोमस मतलब जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, नेचुरली बाय नेचर या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे मेल फीमेल, रिलीजन, ये सब ये हो जाएंगे नेचुरली एग्जिस्टिंग। सोशल इनकम, वो सब लो हाई, ये सब EQ कैसा है, IQ कैसा है, लो है हाई है, ये खुद से क्रिएटेड है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। तो इन सबको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल डाइकोटोमस। और जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, फीमेल मेल, ये सब, ये इनको बोलेंगे नेचुरली डाइकोटोमस। Yes, कोई और एग्जांपल दे सकता है आर्टिफिशियल डाइकोटोमस का, अगर किसको समझ आया तो? दी रिलीजन्स का ले सकते हैं, लाइक हिंदू मुस्लिम। एक्चुअली होना चाहिए वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड में, पता नहीं, बट हमारी बुक में उसको नेचुरल उसमें लिया हुआ है। मेरे हिसाब से भी वो उसमें ही आना चाहिए, आर्टिफिशियल में ही। हाँ, But- क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया ना, लाइक जैसे हम लोगों को उसमें कर देते हैं, लाइक हिंदू अलग है, मुस्लिम्स अलग है एंड सिख्स अलग है, तो कम्युनिटीज अलग अलग है। हाँ, मेरे हिसाब से भी वही होना चाहिए, बट हमारी बुक में यार रिलीजन को इन्होंने ये देखो नेचुरली डाइकोटोमस वेरिएबल में ले रखा है, तो डाउटफुल है। Okay. आई विल हैव टू चेक समवेयर एल्स, कोई और रिसोर्स में। और कोई एग्जांपल आर्टिफिशियली डाइकोटोमस का? It's maybe because it is naturally inherited from the parents, no? It's how the parents, we are same religion. Maybe because of that, it is coming under I don't know. that category. Social or economic status is also Maybe, I don't know. somehow. I am also not sure. I mean, I'm not really sure to comment on this thing. According to me, it should have been artificial, but I'll have to check other resources, and uske baad hi Okay. maybe I can say something about this. I'm Okay. personally not convinced with this कि वो natural में आएगा, but ठीक है. I'll have to check some other sources also. Okay. ठीक है, आगे चले। आर्टिफिशियल डाइकोटोमस में और कोई एग्जांपल दे सकता है क्या? आई थिंक पास फेल, ये भी आर्टिफिशियल डाइकोटोमस में ही आएगा, है ना? दो ही वैल्यूज ले सकते हैं, आइदर वी पास और फेल, तो ये भी आर्टिफिशियल डाइकोटोमस में आएगा। चलो, Bad, good. हाँ, बैड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया डाइकोटोमस का मीनिंग। पॉइंट बिसरल कोरिलेशन। In point Bisserl correlation, the relationship is measured between a continuous variable and a naturally dichotomous variable. Examples of naturally dichotomous variables are gender, इन्होंने religion दिया है. For example, point Bisserl correlation can be used when we want to find out relationship between work motivation, एक variable which is continuous, and gender, which is a naturally dichotomous variable. तो पॉइंट बिसरल और बिसरियल कोरिलेशन में फर्क क्या है? एक में आर्टिफिशियल है डाइकोटोमस वेरिएबल और दूसरे में नेचुरल है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, कोई डाउट किसी को? बताओ, कोई डाउट है? आगे चले। आगे चलो। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। टेटाकोरिक, अभी सब समझ आ जाएगा। टेटाकोरिक कोरिलेशन, when both the variables are artificially dichotomous, then tetrachoric correlation can be computed to study the relationship between two variables. For example, tetrachoric correlation can be used when we want to study the relationship between variables EI that is categorized into high-low and adjustment that is categorized into well-adjusted and maladjusted. ठीक है, जब दो आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल्स के बीच में बात हो रही होगी तब हम लोग बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? टेट्राकोरिक कोरिलेशन। अभी लास्ट है फाई कोफिशिएंट, आई थिंक इसको फाई बोलते हैं, साई बोलते हैं, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन। This is similar to tetrachoric correlation, but it is used when both the variables are naturally dichotomous. For example, if we want to find out relationship between gender that is categorized as male and female,
and responds to a statement in terms of agree and disagree, then phi coefficient can be computed. ठीक है, सब डाइकोटोमस के ऊपर ही था, उसके बीच में ही खेल रहे हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और नॉन आर्टिफिशियल, और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल के बीच में। ये क्लियर है सबको ये सेक्शन? Yes, ma'am. यस दी। चलो, यहाँ पे बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, आई थिंक आंसर किया हुआ है इन्होंने, चेक योर प्रोग्रेस का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर दिया हुआ है, टेबल अच्छा बनाया हुआ है, तो ये रेफर कर सकते हो आगे। मतलब इसमें बताया हुआ है कि क्या होता है, वेरिएबल 1 क्या है, वेरिएबल 2 क्या है, तो इससे इजी है याद करना मतलब। हाँ ठीक है, आगे कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देख लेते हैं आज। 7th यूनिट शुरू कर रहे हैं हम लोग। And it's given in the textbook that check your progress 3, no? हाँ It's हाँ हाँ, blank for me. It's blank. इसमें आंसर्स Have to दे write रखे हैं। नहीं नहीं, इसमें आंसर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 134 पे। 34. Okay. Okay. ठीक है, Okay. ओके फाइन, आगे चलते हैं। ये कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे हम लोगों को मेथड्स डिस्कस करने हैं जो हमने पियर्सन और स्पेयरमैन दो मेथड डिस्कस किए थे ना, कि हम इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वही है पूरा यूनिट 7 में। अब कैलकुलेशंस आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने हमको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंसेस बताए हैं। आई डोंट नो यहाँ पे बताने का लॉजिक क्या है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के दो ब्रांचेस हैं, ये पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। शायद इसीलिए बताया है क्योंकि जो कार्ल पियर्सन मेथड है वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, और स्पेयरमैन हमारा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। तो अगर इसमें कुछ ज्यादा समझ नहीं भी आए तो चलेगा, इट्स नॉट इवन रेलेवेंट। और ये ज्यादा हमको डेप्थ में 108 में है, पूरा डेडिकेटेड एक चैप्टर ही है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं, दिया है तो। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में Anisha, Huh? 1 minute, Anisha. Hmm? This is the question which we studied before, no? The last chapter. You'll ask in the, I mean, practical exams or something like that. They're Sorry, going to sorry. ask or something. For practical exams, they will ask the questions from that. आई है एक्चुअली, हमारा कुछ प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई हैव नो आइडिया हाउ प्रैक्टिकल्स आर कंडक्टेड इन इग्नू। Okay, 104 you didn't have for first year. You don't have. नहीं नहीं, प्रैक्टिकल सिर्फ 101 एंड 103 के हैं, 102 और 104 का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। Okay. 101 और For 103। okay. So for my information, the 104 also have some practicals like that. So I don't know. ट्यूटोरियल्स No, रहते no, हैं, no, not for असाइनमेंट। first year. हाँ फर्स्ट, Okay. मतलब हमारा तो नहीं था कुछ भी प्रैक्टिकल, सिर्फ असाइनमेंट में ट्यूटोरियल्स रहते हैं जिसके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो ट्यूटोरियल्स देने होते हैं असाइनमेंट के साथ। Okay, you had for biopsychology, that's one practical. नहीं, फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। That you had. हाँ नहीं, मतलब एज पर करिकुलम होना चाहिए, बट हुए नहीं थे कोविड की Okay. वजह से। हाँ Okay. Thank you. हाँ जी, चलो। डिफरेंसेस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ नॉन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, तो किसी को कुछ हो डाउट तो रेफर कर सकते हैं वीडियो को। अभी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हमारी कुछ अजम्पशंस रहती हैं, ठीक है। अजम्पशंस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएबल्स। एक पॉपुलेशन क्या होता है, जिसमें से हम लोग सपोजिटली ये पॉपुलेशन है, ये बहुत सारे वैल्यूज हैं इसमें। इसमें से मैं अगर एक सैंपल उठाती हूँ स्टडी करने के लिए, तो ये पॉपुलेशन जिसमें से मैं सैंपल उठा रही हूँ अपना स्टडी कंडक्ट करने के लिए, इस पॉपुलेशन के बारे में हम लोग कुछ अजम्पशंस लेते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। तो ये अजम्पशंस क्या होती हैं वो देख लेते हैं। द अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो ये बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मैं अगर सारा डेटा देखूं पॉपुलेशन का और उसको प्लॉट करूं ग्राफ पे, इधर फ्रीक्वेंसीज डालूं और इधर
अपने स्कोर्स डालूं, ठीक है, जो भी मैं जो भी मेजर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, डेटा पॉइंट्स, उसको प्लॉट करूंगी तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है, जो लेफ्ट पे इमेज होती है वही राइट पे इमेज होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है विच इज आवर यूनिट 8, तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। बट अजम्पशन ये होती है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, बेल शेप कर्व फॉलो कर रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो नॉर्मल होता है, तो वेरिएंस इज होमोजीनियस। पॉपुलेशन में जितना भी हमारा वेरिएबिलिटी है, अभी हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में वेरिएबिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पॉपुलेशन है उसका जो वेरिएंस है वो होमोजीनियस है, मतलब जो जो भी पॉपुलेशन को हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं उनका जो आपस में वेरिएबिलिटी है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम है लगभग, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आएगी, आई गेस तुम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, तुमने प्रीवियस लेक्चर्स भी अटेंड नहीं किया, और ये कुछ ये मेजर पोर्शन 108 का है, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था इनको, बट दिया हुआ है तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा हमको। द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड आर इंटरवल एंड रेशो, ठीक है। स्केल्स मतलब जो मेजरमेंट हमने 4 स्केल्स पढ़े थे, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल, ऑर्डिनल स्केल, तो इसमें इंटरवल और रेशो स्केल फॉलो होते हैं, ठीक है। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। अब वो बोल रहे हैं कि रिपीटेड, अभी मैं ये कैसे समझाऊं, 108 में ये सब चीजें क्लियर होंगी। द रिलेशनशिप विद डेटा नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब कि वो दोनों जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन का, वो आपस में रिलेटेड नहीं है, सारी यूनिक वैल्यूज हैं। आप ऐसा कह सकते हो इस चीज को कि डेटा वी हैव कलेक्टेड इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो आपस में इतना रिलेटेड नहीं है या यूनिक है हमारे जो भी डेटा पॉइंट्स हैं। मीन हम लोग यूज करते हैं, ये एक असम्पशन हमारा, मीन हम सेंट्रल टेंडेंसी जो यूज कर रहे हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में वो मीन है। इट इज मोर कम्प्लेक्स टू कंप्यूट व्हेन कंपेयर टू नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स। अभी देखो हमने इतनी सारी असम्पशंस ली है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वेरिएंस उसका होमोजीनियस होना चाहिए, इंटरवल स्केल हम इंटरवल या रेशो स्केल ही यूज कर सकते हैं, डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि हमको ये सारी असम्पशंस मीट होंगी, उसके बाद ही हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं। अभी हमने बोला कि मीन को हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मीन हमारा अफेक्ट होता है आउटलायर से, तो यहाँ पे भी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो अफेक्ट होंगी आउटलायर से। नॉन पैरामीट्रिक में एज सच कुछ भी असम्पशंस नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है, वेरिएंस हेट्रोजीनियस चलेगा, हमको हम कर लेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, हेट्रोजीनियस नहीं होगा, तो भी मैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक कैलकुलेशंस कर लूंगी। नॉमिनल स्केल होगा, ऑर्डिनल स्केल होगा, तो भी मैं यूज कर लूंगी। तो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड होती है, इसमें कोई अजम्पशंस नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं होता है कि ऐसे अजम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा। मीडियन में यूज करती हूँ उसको एज अ मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। इजी होता है कैलकुलेट, हम देखेंगे हम लोग जब स्पीयरमैन कैलकुलेशन करेंगे तो काफी इजी होती है। आउटलेयर से कम इफेक्ट होते हैं क्योंकि हम मीडियन यूज कर रहे हैं। मीडियन क्या होता है, सेंटर पॉइंट, लास्ट में एक्सट्रीम्स में कुछ भी वैल्यूज हो, एक्सट्रीम वैल्यूज कुछ भी हो, मीडियन इफेक्ट ही नहीं होता उससे। आउटलायर्स क्या होते हैं पता है ना, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, yes. Audible. हाँ, क्लियर इतना हुआ क्लियर, मतलब थोड़ा आइडिया लगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है 104 के हिसाब से, नहीं भी समझ आया तो चलेगा क्योंकि पूरा एक चैप्टर है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में जो हम 108 में पढ़ेंगे। जस्ट थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या होता है, और इसका कुछ रेलेवेंस भी नहीं है आगे कैलकुलेशन में।